चलिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, न कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। हम यहाँ पे उनके शिक्षा के बारे में बात करेंगे जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। इनके साथ साथ हम एकीकृत शिक्षा भी देखेंगे और साथ में महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ पी साहू, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथ ही उससे पढ़ाने से पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा, यदि आप मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा हूँ, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ अन्य वीडियो देखने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। यदि आप जो है लगातार देखेंगे, एक के बाद एक देखेंगे तो ही समझ में आएगा, ऐसे अचानक किसी भी वीडियो को उठा कर देखेंगे तो शायद ही समझ आ पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की शिक्षा में सबसे पहले देखते हैं दृष्टि अक्षमता। दृष्टि मतलब देखने में जो सक्षम ना हो। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो अंधत्व के रूप में जाना जाता है और एक जो है सामान्य व्यक्ति या तो उसको जो कम दृष्टि है, जिसको कम दिखाई देता है, ऐसा दो भागों में बांटा गया है। तो एक वैज्ञानिक का नाम है स्नेल। तो स्नेल के अनुसार हम पहले देखते हैं ऐसे बच्चे जिनकी दृष्टि समंजन क्षमता 20/200 स्नेल हो नेत्रहीन समझे जाते हैं। यदि स्नेल के अनुसार यदि आपको पूछे और उसमें इस प्रकार से चार्ट आपको दिख रहा हो 20/200, तो इसे नेत्रहीन समझे जाते हैं। ऐसे बच्चे जिनकी समंजन क्षमता 20/70 स्नेल तथा 20/200 स्नेल के बीच हो, उन्हें कम दिखता है। मतलब इसको हम बोलेंगे कम दृष्टि अक्षमता। अब इसमें स्नेल के चार्ट को स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास किया है, आप देख चुके होंगे स्क्रीन पर किस प्रकार से दिया है और उसकी समंजन क्षमता क्या है। आप सभी जानते हो सामान्य व्यक्ति जो स्वस्थ व्यक्ति होती है उसकी दृष्टि क्षमता कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पे उसका उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन मैंने अपने तरफ से इसको डालने का प्रयास किया है। अब ऐसे बच्चे को अब देखो यहाँ पे 20/200 स्नेल है, उनको तो दिखाई ही नहीं देगा, उसको नेत्रहीन समझे जाते हैं। लेकिन जिसकी समंजन क्षमता 20/70 स्नेल तथा 20/200 स्नेल के बीच हो, उसे कम दिखाई देता है। तो ऐसे बच्चे को आप शिक्षा कैसे देंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, इन्हें कक्षा के अगली लाइन में बिठाया जाना चाहिए। सबसे पहले इसको बिठा दीजिए। कक्षा में उचित रोशनी की प्रबंध होना चाहिए। जिस कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं वहाँ पे उचित रोशनी की आवश्यकता या प्रबंध करना चाहिए। आंशिक दृष्टि वाले बच्चों को या बच्चे के लिए पुस्तकें मोटे अक्षरों वाला होना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों को पढ़ने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास दिया जा सकता है। जो बड़ा बड़ा अक्षर दिखाई देता है ना, वो ग्लास दिया जा सकता है ताकि वो बड़े बड़े देख सके वो। साथ ही साथ इसको ब्रेल लिपि का उपयोग करके इन्हें शिक्षा दी जाए। एक ब्रेल लिपि तो जो अंधत्व होती है, पूरी अंधत्व, उनके लिए ब्रेल लिपि आती है, तो उनके अनुसार इसको देनी चाहिए। सर यहाँ पे ब्रेल लिखना भूल गया था, ब्रेल लिखा गया है। ब्रेल लिपि का प्रयोग करके इन्हें शिक्षा दी जाए। और थोड़ी सी अन्य जानकारी और देख लीजिए। ये अन्य जानकारी 6/6 से 6/18 तक सामान्य दृष्टि के अंतर्गत आता है। जब आप किसी भी हॉस्पिटल में चेक करने जाएंगे ना, तो जिसे मेडिकल बनाते हैं तो 6/6, 6/12, 6/18 इस प्रकार से लिखते हैं। तो ऐसा यदि आ गया तो आप सामान्य दृष्टि क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। और 3/18 से 3/60 के बीच लिख दिया तो आप न्यून दृष्टि के अंतर्गत आएंगे। यदि 3/60 लिख दिए तो अंधत्व के अंतर्गत आएंगे। अब यहाँ पे 6/6 या 6/18 का मतलब क्या होता है? 6 मीटर की दूरी से दूरी कितनी होगी? 6 मीटर होगी। 6 मीटर मानक आकृति को खुली आंखों से या लेंस लगाने के बाद पढ़ सकते। 6 मीटर की दूरी रहेगी, है ना। 6 मीटर की मानक आकृति मतलब 6 मीटर की आकृति रहेगी इस प्रकार से,
ठीक है, या 6 मीटर की दूरी पर कुछ आकृति रहेगी, मानक मतलब उसको मान के चला जाएगा, मान के चलेगा कि ये 6 मीटर की मानक आकृति है। तो यदि वो कोई व्यक्ति उसे खुली आंखों से या लेंस लगाने के बाद पढ़ सकता है तो वह 6/6 के अंतर्गत आएगा, 6/6 से 6/18 के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार से यदि 6/18 लिख दिया तो आपको समझना होगा कि 6 मीटर की दूरी से 18 मीटर मानक आकृति को खुली आंखों से या लेंस लगाने के बाद पढ़ सकता है, तो वो 6/18 के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार से यदि 3/60 का अर्थ पूछे तो 3 मीटर की दूरी से 60 मीटर वाले मानक आकृति को जो व्यक्ति खुली आंखों से या लेंस लगाने के बाद भी नहीं देख सकता उसे हम 3/60 के अंतर्गत रखेंगे और ये अंधत्व के अंतर्गत आएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है यहाँ पे श्रवण अक्षमता। श्रवण मतलब क्या होता है? सुनना, सुनने में अक्षमता। तो सुनने में ये भी, अब सुनना क्या है अब इसको देखते हैं। जो सुनने की जो शक्ति है, श्रवण जो शक्ति है वो मौखिक, संदेशवाहकता, अधिगम, मानसिक विकास, भाषा का विकास का सबसे सशक्त साधन है सुनना। जितने भी दिख रहे हैं ना आपको, मौखिक, संदेशवाहक, अधिगम, मानसिक विकास, भाषा का विकास, ये सशक्त साधन ही है सुनना। यदि कोई सुन नहीं पा रहा है तो इसमें ये जो जितना भी दिख रहा है उसमें परिपक्व नहीं हो पाएगा। तो श्रवण अक्षमता को 2 प्रकार की बांटा गया है, पूर्णतः बधिर और अल्प श्रवण वाले बच्चे। 2 प्रकार से इसको बांटा गया है, पूर्णतः बधिर और अल्प श्रवण वाले बच्चे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं दोनों को। पूर्णतः बधिर, ऐसे बच्चे का श्रवण क्षय 90 या इससे अधिक डेसिबल स्तर का होता है ना। जो ध्वनि जो मापा जाता है, आवाज़ को जो मापा जाता है वो डेसिबल में मापा जाता है। यदि कोई बच्चा जो है 90 डेसिबल को भी नहीं सुन पाते हैं, इतने से नहीं, तो वो जो है पूरे श्रवण यंत्र लगाकर भी सुन नहीं पाएगा। ऐसे बच्चे जिसकी 90 डेसिबल जो है उनको भी नहीं सुन पाते हैं, तो उसमें आप यंत्र भी लगा देंगे तो भी नहीं सुन पाएगा, मतलब ये पूर्णतः बधिर होगा। अल्प श्रवण वाले बच्चे, अल्प श्रवण मतलब इससे 90 डेसिबल से कम वाले को भी सुन लेगा, 25 डेसिबल, 50 डेसिबल जैसे भी है। साथियों में ये केवल यहाँ पे मैंने विभिन्न आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, उसकी शिक्षा किस प्रकार से शिक्षा देना है इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद जो वीडियो बनेगा पूर्णतः विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर बनेगी कि अक्षम, बधिर हो गया, श्रवण हो गया, गामक हो गया, ये सब के प्रकार, उसमें क्या क्या परेशानियां हैं, कब कब आती है, उसका बहुत ही डिटेल वीडियो बनेगा। इसके बाद ये मैंने केवल छोटा सा वीडियो एकीकृत शिक्षा से संबंधित और साथ ही साथ थोड़ा सा जो है पढ़ाने के संबंध में मैं एक वीडियो बनाने का प्रयास किया हूँ। तो अल्प श्रवण वाले बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं क्योंकि ये तो पूरा सुन ही नहीं सकते। तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या करने, श्रवण यंत्र का उपयोग कर उनके सुनने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाता है, क्योंकि अल्प श्रवण वाले जो है यंत्र लगा के सुन सकते हैं। उसके बाद देखिए चिन्ह भाषा का उपयोग करना चाहिए। चिन्ह भाषा कोई भी, जैसे सांकेतिक भाषा हो गया, जो भी भाषा है उसका उपयोग करना चाहिए। धीरे धीरे बोलना चाहिए ताकि बच्चा ओष्ठ पाठन कर सके, ओष्ठ पाठन कर सके। धीरे, अब फटाफट बोलेंगे तो ओंठ के जो बोलने के तरीके उसको समझ नहीं पाएगा वो। तो कभी कभी क्या होता है, हम बोलते हैं उसको नहीं सुना देता है, फिर भी हम उसको समझ जाते हैं कि क्या बोल रहा है। शरीर के विभिन्न गतियां करवाकर बधिर बच्चों के संप्रेषण को सुधारा जा सकता है। आप शरीर के विभिन्न गतियां दे सकते हैं। इसके पढ़ने के पढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, सांकेतिक भाषा बोला जाता है जिसे, है ना। उसके बाद आगे देखते हैं, ऑडियो विजुअल सामग्री का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जा सकता है। जहां आवश्यकता है आप जो ऑडियो विजुअल, ऑडियो रहना चाहिए और दिखने वाला भी होना चाहिए, ऐसे मतलब जो है सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं और इस प्रकार से इसको पढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गामक अक्षमता। और यहाँ पे गामक अक्षमता का मतलब होता है चलने से होता है,
चलना फिरना, उठना बैठना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आता है। तो गामक अक्षमता में जो शारीरिक क्षति होती है, गामक अक्षमता में जो शारीरिक क्षति होती है वह प्राय क्या होता है, कंकाल तंत्र से संबंधित, मतलब हड्डी से संबंधित रहता है। गामक अक्षमता निम्नलिखित प्रकार की होती है। पहला, स्नायु तांत्रिक क्षति, मांसपेशीय एवं हड्डी से संबंधित क्षति होती है। स्नायु तंत्र, टोटल पूरे शरीर के जितने भी तंत्र होती है उसकी क्षति मांसपेशी होती है या तो हड्डी से संबंधित होगी, है ना। लेकिन देखा जाए तो गामक जो है वो कंकाल तंत्र से संबंधित रहता है। ये जन्मजात विकृति भी होती है, सामान्य कमी आपको दिखाई देगी। मादक पदार्थ के कारण जो है, यदि कोई बच्चा आया नहीं है उसके माँ जो है मादक पदार्थ ले लिया या विष ले लिया, विष जैसे दवा ले लिया, या आदि के कारण उत्पन्न क्षति, ठीक है। विष के प्रभाव में दवा ले लिया और मादक पदार्थ ले लिए, ऐसे कुछ श्रेणियाँ होती हैं, इसके कारण जो है इसमें ये गामक अक्षमता आ जाती है। आगे चलते हैं, बच्चों की शिक्षा कैसे देंगे इसको। इन्हें नियमित कक्षाओं में सामान्य अध्ययन कराना चाहिए। जो गामक अक्षमता वाले बच्चे हैं उसको नियमित कक्षाओं में सामान्य अध्ययन जैसे जिस प्रकार से करते हैं ना उसी प्रकार से सामान्य अध्ययन कराना चाहिए। विभिन्न सहायक सामग्री इन बच्चों के लिए बहुत सहायक होती है, जैसे व्हील चेयर। यदि बच्चों को व्हील चेयर दे दिया जाए तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में इसको सुविधा हो सकती है। शिक्षक को इनके सामाजिक, संवेगात्मक और शारीरिक विकास की ओर भी ध्यान देना चाहिए। इसके मतलब बच्चे इसके साथ बातचीत कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल पा रहे कि नहीं पा रहे, इस पर ध्यान देना चाहिए। शारीरिक विकास, इसके शरीर जो है शारीरिक विकास हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, उस पर भी इसको ध्यान देना चाहिए। इन्हें गामक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। गामक प्रशिक्षण में चलना फिरना, उठना बैठना, मतलब कुछ प्रयास करवाना चाहिए, ऐसा निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। उसके बाद लास्ट देखिए 5 नंबर का, इन्हें सामाजिक कौशल सिखाया जाना चाहिए। सामाजिक कौशल मतलब समाज में रहने लायक जो भी कौशल है, जो भी पढ़ना लिखना, गणितीय कौशल, जो अपने भविष्य में कुछ काम कर सके और स्वावलंबी बन सके, ऐसा कौशल सिखाया जाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, अधिगम अक्षमता। अधिगम मतलब क्या होता है, पढ़ना। अधिगम मतलब क्या होता है, पढ़ना। अब इसके अक्षमता, अधिगम अक्षमता वाले बच्चे में यद्यपि बौद्धिक क्षमता पर्याप्त होती है फिर भी वे कौशलों में पिछड़े रहते हैं। मतलब ऐसे अक्षमता वाले बच्चे में बौद्धिक जो क्षमता होती वो होती ही है लेकिन वो कौशल सीख नहीं पाते, पिछड़े रहते हैं। तो इनके शैक्षिक विकास के लिए पढ़ना लिखना, स्पष्ट उच्चारण और गणितीय कौशल आवश्यक है ना। इनके शैक्षिक विकास के लिए हमको पढ़ना लिखना, अच्छे उच्चारण, शुद्ध उच्चारण और गणितीय कौशल बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इनकी मस्तिष्कीय क्षमता और वास्तविक निष्पादन में बहुत अंतर दिखलाई पड़ता है। इसकी मस्तिष्क क्षमता एकदम कमजोर लगेगा लेकिन वास्तविक निष्पादन है ना, आप दोनों में बहुत अंतर दिखलाई देगा। उसके बाद देखिए, अधिगम अक्षमता के कारणों की स्पष्ट रूप से पहचान नहीं हो पाई है लेकिन निश्चित रूप से इसमें मस्तिष्क प्रभावित होती है। अधिगम अक्षमता में मुख्य रूप से क्या प्रभावित होती है, मस्तिष्क प्रभावित होती है, आपको ध्यान रखना होगा, जो किसी एक कारण या एक से अधिक कारणों से भी हो सकता है, जैसे जन्म से पूर्व या जन्म के बाद भी हो सकते हैं। मैं इसका डिटेल वीडियो कल बनाऊंगा। ये केवल छोटा सा सूक्ष्म रूप है, केवल कैसे पढ़ाना है और क्या चीज़ है इस पर डिपेंडेड है ये वीडियो। आगे हम जब पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा और बहुत चीज़ सीखने भी मिलेंगे। तो इसके अंतर्गत देखिए क्या आता है, मानसिक मंदता। मनुष्य के एक विशिष्ट विशेषता है उसकी बौद्धिक शक्तियाँ। जब यह बौद्धिक क्षमता सामान्य से कम होती हैं इस स्थिति को मानसिक मंदता कहा जाता है। आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में इसका डिटेल थोड़ा सा बताने का प्रयास किया था, उसको यदि नहीं देखे होंगे देख सकते हैं पहला वीडियो। तो मानसिक मंदता के अंतर्गत देखिए, उनकी मानसिक मंदता हम किसे कहेंगे, जो सामान्य से कम होती है इस स्थिति को मानसिक मंदता कहेंगे। यदि उसकी बुद्धि लब्धि देखा जाए तो 70 से कम होता है।
जिसकी 70 से कम होती है उसी को हम मानसिक मंदता के अंतर्गत रखते हैं। और जो बुद्धि लब्धि के अनुसार देखा जाए तो इसके लगभग जो है 4 प्रकार होते हैं। एक तो होते हैं धीमी गति से सीखना, पहला जो होता है धीमी गति से सीखना, जिसका 70 से 80 बुद्धि लब्धि होती है, ठीक है, इसको धीमी गति से सीखने वाला बच्चा कहा जाता है। दूसरा है आपका शिक्षण योग्य मन बुद्धि बालक, जिसकी बुद्धि लब्धि 50 से 70 होती है। एक होता है प्रशिक्षण योग्य मन बुद्धि वाला बालक, प्रशिक्षण योग्य मतलब 20 से 50 बुद्धि लब्धि होती है इसकी। अब पूर्ण मानसिक मदता होती है, जिसकी बुद्धि लब्धि 5 से 20 होता है, जो पूर्ण रूप से मानसिक मंदता होती है। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए। धीमी गति से सीखने वाले बच्चे का मानसिक बुद्धि लब्धि होती है 70 से 80। शिक्षण योग्य मन बुद्धि बालक का बुद्धि लब्धि होती है 50 से 70। प्रशिक्षण योग्य मन बुद्धि बालक का बुद्धि लब्धि होती है 20 से 50 और पूर्ण मानसिक मंदता का बुद्धि लब्धि होती है 5 से 20। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब ऐसे बच्चों को आप शिक्षा कैसे देंगे? अति गंभीर रूप से मानसिक मंद बच्चे को दैनिक क्रियाकलाप सिखाए जाते हैं, जैसे टॉयलेट, ब्रशिंग, कंघी करना, कपड़े पहनना आदि। इन्हें सामाजिक कौशल जैसे कि हाथ मिलाना, हल चलाना, हाल चाल पूछना आदि इसको सिखाया जाता है। अवकाश के समय में गेम्स खेलना, संगीत सुनना, पढ़ना, सिक्के इकट्ठा करना, टीवी देखना आदि सिखाया जाता है। इन्हें गणितीय कौशल भी सिखाया जाता है, जैसे गिनती सीखना, जोड़ा घटाना, आयतन, भार आदि का ज्ञान इन्हें दिया जाता है। पढ़ाने की विधि सामान्य बच्चों की अपेक्षा बहुत भिन्न होती है। ध्यान रखिएगा, मानसिक मंदता वाले जितने भी बच्चे ना, उनकी सामान्य बच्चों से अपेक्षा बहुत ही भिन्न तरीके से इसको पढ़ाया जाता है। अब आते हैं अधिगम अक्षमता के प्रकार। अब अधिगम अक्षमता के प्रकार कौन कौन से? कुछ प्रकार को मैंने मेंशन किया है, कुछ प्रकार को मैंने मेंशन नहीं किया है, क्योंकि जो आता है, जो जरूरी है, मैंने उसको बताने का प्रयास किया है। पहला है डिसलेक्सिया, नाम सुने होंगे आप लोग, डिसलेक्सिया। इसमें बच्चे पहली दूसरी कक्षा में ही पढ़ने लिखने जैसे साधारण कौशल को प्राप्त करने के लिए में कठिनाई महसूस करते हैं। आपको पता होगा पहली दूसरी बच्चे जो है इसको पढ़ने के लिए बोलोगे ना तो बहुत ही मुश्किल से सीखते हैं, बहुत ही कठिनाई महसूस करते हैं। तो इस अक्षमता से ग्रसित छात्र पढ़ नहीं पाते, मतलब कुछ बच्चे सीख जाते हैं लेकिन कुछ बच्चे जो है अक्षर को भी पहचान नहीं पाते हैं, है ना। उसको यदि बोलोगे कि बेटा ये क्या है तो उस अक्षर का नाम दूसरा बताएंगे, दूसरे का दूसरा बताएंगे, मतलब वो पहचान नहीं पाते हैं। तो ऐसे जो अक्षमता होती है, जो पढ़ नहीं पाते हैं, ऐसे अक्षमता को डिसलेक्सिया कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? डिसलेक्सिया, जो पढ़ने में असमर्थ होते हैं। एक होते हैं हैडिसग्राफिया। क्या होती है? हैडिसग्राफिया। इसी के अंतर्गत भी लेते हैं ना, ध्यान रखिएगा। डिसलेक्सिया को हैडिसग्राफिया के भी अंतर्गत लिखा जाता है। ठीक है, पहचानने में जो पढ़ नहीं पाते हैं उसको डिसलेक्सिया कहा जाता है, और जो लिख नहीं पाते हैं, है ना, जो लिख नहीं पाते हैं उसे हैडिसग्राफिया कहा जाता है। ये हैडिसग्राफिया है, हैडिसग्राफिया। इस अक्षमता वाले बच्चे मौखिक जवाब तो ठीक से देंगे, मतलब ABCDEFG बिल्कुल अब बोलने के लिए बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन जब उसको लिखने के लिए बोलोगे तो प्राय गलती करते हैं। जैसे D की जगह B लिख देगा, 6 की जगह 9 लिख देगा। तो ये लेखन संबंधी विकार होती है, उसे हैडिसग्राफिया कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, लिखने संबंधी पूछेगा तो हैडिसग्राफिया, और पहचानने में जो पढ़ नहीं सकने में बोलेगा तो डिसलेक्सिया। इतना ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने और बताया है डिसकैलकुलिया। अधिकांश अधिगम अक्षमता वाले बच्चे गणितीय क्षमताओं में अयोग्य होते हैं, तो गणितीय कौशल से संबंधित होते हैं, तो ऐसा क्षमता को क्या बोला जाता है? डिसकैलकुलिया। जो गणितीय अक्षमता वाले जो बच्चे होती है, गणितीय क्षमता में अयोग्य होते हैं, उसे डिसकैलकुलिया कहा जाता है। डिसफैसिया, अब देखिए, डिसफैसिया वाक
संबंधी, वाक मतलब बोलना, बोलने से संबंधित रहेगा। डिस्पैक्सिया, डिस्पैक्सिया लेखन एवं चित्रांकन, ध्यान रखिएगा, लेखन एवं चित्रांकन दोनों आएगा इसमें, एक ही नहीं आएगा ना। अब आता है डिसआर्थोग्राफिया, ये ग्राफिया हो गया है। डिसआर्थोग्राफिया रहेगा जो वर्तनी संबंधी विकार, वर्तनी समझ नहीं पाएगा, मात्राएं वर्तनी जितने भी होती है ना उसको समझ नहीं पाएंगे। एक तो होता है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ये श्रवण संबंधी, सुनने संबंधी विकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, इसकी शिक्षा आप कैसे देंगे। ऐसे बच्चे आपके सामने आ गए तो आप ऐसे कैसे शिक्षा देंगे इसको। इन्हें संसाधन कक्ष उपलब्ध कराने चाहिए। संसाधन मतलब अब आपको आ भाषा सिखाना है तो आपको उसके जैसे संसाधन आपको पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। इन्हें परामर्शदाता की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चों को आप धीरे धीरे मोटिवेशन करिए, परामर्श दीजिए, बेटा इसको ऐसे पढ़ते हैं, इस प्रकार से पढ़ते हैं, ऐसे आप परामर्श बहुत जरूरी होता है। इनमें एक बच्चे को दूसरे बच्चे को पढ़ाने के लिए प्रयोग करें। ऐसा बच्चा आपके पास मिल गया तो जैसे कोई भी टीचर होते हैं ना, तो यदि कोई बच्चा आ भाषा नहीं सीखता है तो दूसरे बच्चों को बोलते हैं बेटा इसको सिखा, तो बैठ, इसको बता, इसको आ बोलते हैं, इसको बा बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। ऐसा दूसरे बच्चे की मदद लिया जाता है। अब ऐसे मदद करने को क्या कहा जाता है, इसके फोल्डिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसके फोल्डिंग, मतलब बच्चों से इसके फोल्डिंग कराना पड़ेगा, है ना। चलिए अब आता है एकीकृत शिक्षा, जो छोटा सा है, एक ही छोटा सा है लेकिन बहुत आवश्यक चीज है ये। एकीकृत शिक्षा क्या है। एकीकृत शिक्षा आंदोलन सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों की मान्यता से सीधे प्रभावित है, ये सीधे प्रवाहित होता है। एक मिनट साथियों, एकीकृत शिक्षक में एकीकृत शिक्षा आंदोलन सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों की मान्यता से सीधे प्रभावित होता है ना। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों के लिए समान शैक्षिक अवसर, जैसे हमने समावेशी शिक्षा में पढ़े थे ना, ठीक उसी प्रकार का ही है। उनकी शिक्षा कम से कम प्रतिबंधात्मक और सबसे प्रभावी वातावरण में प्रदान की जानी चाहिए। सबसे कम प्रतिबंधात्मक वातावरण जिसे विकलांग बच्चों की आवश्यकता होती है केवल सामान्य स्कूलों में प्रदान किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा कि एकीकृत शिक्षा क्या होती है, विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों के लिए समान शैक्षिक अवसर, उनकी शिक्षा कम से कम प्रतिबंधात्मक, मतलब ज़्यादा बंधन नहीं होना चाहिए, सबसे प्रभावी वातावरण में प्रदान की जानी चाहिए। सबसे कम प्रतिबंधात्मक वातावरण जिसे विकलांग बच्चों की आवश्यकता होती है उस प्रकार से रखना चाहिए। केवल सामान्य स्कूल में भी प्रदान किया जा सकता, सामान्य स्कूलों में इसको देना चाहिए। अब आता है छोटा सा, इसका मैंने परिभाषा लिखने का यहाँ प्रयास किया है। एकीकृत शिक्षा यह नियमित रूप से कक्षा में गैर विकलांग लिख सकते हो, गैर विकलांग बच्चों के साथ शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को एकीकृत करने और उनकी विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष सेवाएं प्रदान करने में संदर्भित करता है। ध्यान रखिएगा, एकीकृत शिक्षा जो है नियमित रूप में कक्षा और गैर विकलांग बच्चों को एक साथ, मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को एकीकृत करना, मतलब एक करने के लिए, या ये सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाने के लिए, या और उनकी विशेष ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विशेष सेवाएं प्रदान करते हैं, उसे बोलते हैं एकीकृत शिक्षा। और इनके कुछ प्रमुख प्रक्रियाएं भी हैं, जो 4 प्रमुख प्रक्रियाएं हैं इसके। एक तो सामान्यीकरण, दूसरा विस्थापन, तीसरा मुख्य धारा, चौथा है समावेश। तो थोड़ा थोड़ा इसका विवरण बताने का प्रयास किया हूँ। सामान्यीकरण या असाधारण बच्चे और वयस्क के लिए सामान्य रूप से सीखने और सामाजिक वातावरण बनाने की प्रक्रिया है। यदि आपको सामान्यीकरण पूछे एकीकृत के अंतर्गत, तो ये
असाधारण बच्चे और वयस्क के लिए सामान्य रूप से सीखने और सामाजिक वातावरण बनाने की प्रक्रिया है। अब विस्थापन की बात करते हैं। यह आवासीय संस्थानों की परिसीमन से संभव के रूप में कई असाधारण बच्चों और वयस्कों को उनके स्थानीय समुदाय में जारी करने की प्रक्रिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। मेनिंग मतलब मुख्य धारा। यह एक शैक्षिक सेटिंग है, शैक्षिक सेटिंग है जो गैर असाधारण बच्चों के साथ असाधारण बच्चों को दैनिक संपर्क में लाने की प्रक्रिया है। मतलब यदि कोई बच्चा है उसको मुख्य धारा में लाना किसे बोला जाता है कि जो बच्चे जो गैर असाधारण बच्चे हैं उनको जो असाधारण बच्चों को दैनिक संपर्क में लाने का हम प्रक्रिया करेंगे, उसके साथ मिलाएंगे, बैठाएंगे, पढ़ाएंगे, तो यह प्रक्रिया मुख्य धारा कहलाता है। समावेश, यह सामान्य बच्चों को उनकी शिक्षा के लिए सामान्य कक्षा में जो भी स्थिति है असाधारण बच्चों को लाने की प्रक्रिया है। सामान्य कक्षा में असाधारण बच्चों को लाने की प्रक्रिया को समावेश कहा जाता है। चलिए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं। सबको बेसब्री से इंतजार रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला है, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी तथा डी को सी लिखे या पढ़े, ध्यान रखिएगा, डी को सी को डी और डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन सा रोग से पीड़ित है। 2011 में पूछा गया CGT में। यहाँ पे देखो मलेरिया तो हो नहीं सकता, फाइलेरिया भी नहीं हो सकता, टाइफाइड नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा डिस्लेक्सिया, जो पढ़ने से संबंधित है। या करके दे दिया है ना, ध्यान रखिएगा, या करके लिखे या पढ़े है ना, तो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे डिस्लेक्सिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से खाली स्थान के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। ये CTET में पूछा गया है। मतलब इनमें एक ऐसा है जिसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। केवल एक ऐसा है जिसके कारण उत्पन्न नहीं हो सकता, लेकिन बाकी कारण हो सकता है। तो जन्म से पहले माँ द्वारा मंदिरा सेवन, मनबद्धता होना चाहिए, मनबद्धता कारण, शैशव काल में समय दिमागी बुखार आ गया होगा तब ऐसा स्थिति उत्पन्न होगा, या शिक्षक के शिक्षण शैली द्वारा। तो साथियों कि एक ऐसा है जन्म से पूर्व हो या जन्म के बाद मनबद्धता हो या शैशव काल के समय दिमागी बुखार, एक ऐसा कारण है जिसके कारण बच्चों में अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, न कि शिक्षक की शिक्षण शैली से। इससे कोई वास्ता नहीं है। 3 ऐसे कारण हैं जिसके कारण बच्चे को अधिगम अक्षमता आ सकती है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे, एक बच्चा जो खाली स्थान से ग्रस्त है वह सा को वास पढ़ता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। सा और वास न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, मतलब पढ़ नहीं पाता, ये पढ़ नहीं सकता। तो आप इसे क्या कहेंगे, डिस्लेक्सिया तो नहीं कह सकते, डिस्मोफिनिया भी नहीं कह सकते। तो यहाँ पे हम एक तो होता है शब्द जबलिंग विकार और दूसरा है डिस्लेक्सिया। तो यहाँ पे साथ में डिस्लेक्सिया सही आंसर होगा। और इसी को CGTET में भी दिया गया था। CGTET में जहाँ पे डिस्लेक्सिया को हटा दिया था उसके जगह में जबलिंग विकार लिखा गया था, शब्द जबलिंग विकार। तो डिस्लेक्सिया नहीं है तो आप शब्द जबलिंग विकार डालेंगे। यदि शब्द जबलिंग विकार है और डिस्लेक्सिया भी है तो आप आंख मूंद कर डिस्लेक्सिया टिक लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः खाली स्थान होता है। क्या होता है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चा? डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्थीनिया, डिस्कैल्कुलिया। ये जितने भी दिख रहा है ये वाला और ये वाला जो है आपको अधिगम अक्षमता से है, ना कि शारीरिक रूप से अक्षमता। तो क्या आ जाएगा डिस्थीनिया। डिस्थीनिया मतलब बहुत दिनों से ऐसा बच्चों में बीमारी आती है जिसका वो बहुत लंबे समय तक चलता रहता है। तो ऐसे जो अक्षमता होती है जो अक्षमता का कारण बन जाता है ना, उसे बोला जाता है डिस्थीनिया, है ना। लंबे समय से कोई बच्चे बीमार रहते हैं ना तो उसका आदत बन जाता है और उसी अनुरूप रहने लगता है, जिसके कारण उसमें शारीरिक रूप से अक्षमता आ जाती है, उसी को डिस्थीनिया कहा जाता है।
अब उसके बाद देखिए 5वां नंबर का, निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर डिसऑर्डर या ऑटिज्म। अब यहाँ पर देखिए अधिगम बोला गया है, अधिगम अक्षमता में मानसिक मंदता नहीं आता, क्या आ जाएगा आपका? डिसलेक्सिया आ जाएगा, जो पढ़ने से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? श्रवण बाधित में सुनने में अक्षम जो होते हैं उनको पढ़ने के लिए क्या प्रयुक्त की जाएगी? यंत्र दी जाएगी, ब्रेन लिपि दी जाएगी, सांकेतिक भाषा या उपरोक्त सभी। तो साथियों, जो सुनने में अक्षम है, जो सुन नहीं सकता, उसको ब्रेन लिपि तो दे नहीं सकते क्योंकि वो बधिर वालों का है। यंत्र लगाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि वो देख सकता है। तो यहाँ पे सांकेतिक भाषा है, सांकेतिक रूप से उसको यदि दिया जाए तो बच्चे आसानी से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब विशेष शिक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को पूर्व मौजूदा संरचना में समायोजित किया जाता है तो उसे खाली स्थान कहा जाता है। पूर्व मौजूदा, मेरे शब्दों में ध्यान दीजिएगा साथियों, मेरा अक्षर पहचान नहीं आता कहीं कहीं पे। तो पूर्व मौजूदा संरचना में समायोजित किया जाता है तो उसे कहा जाता है, साथ ही उसको कहा जाता है एकीकृत शिक्षा। क्या कहा जाता है? एकीकृत शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान एक ऐसी व्यवस्था को संदर्भित करती है जहां मानसिक मंद बच्चे नियमित स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ अध्ययन करते हैं। तो कैसे शिक्षा में मैंने बताया था कि नियमित स्कूल में जाके सामान्य बच्चों के साथ अध्ययन करते हैं। कौन सा? एकीकृत शिक्षा। क्या बताया था? एकीकृत शिक्षा। एकीकृत शिक्षा में प्रमुख है सामान्यीकरण, विस्थापन, मुख्यधारा या सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गामक मतलब चलना, गामक अक्षमता है, कंकाल तंत्र से संबंधित है, श्रवण से संबंधित है, अधिगम अक्षमता से संबंधित है या इनमें से सभी। तो गामक मतलब चलना जो कि स्नायु तंत्र से संबंधित होता है, मतलब कंकाल तंत्र से संबंधित होता है, ना कि श्रवण से, ना ही अधिगम से। ठीक है, तो ये रहा आपका 10 क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे एकीकृत शिक्षा और साथ ही साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा कैसी दी जाती है उस पर मैंने थोड़ा सा जानकारी देने का प्रयास किया। यदि अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।